ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब रिवीजन क्लास रहता है, इसे आप बैच से, इसे आप सिलेबस से नहीं जोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद हैं। वहीं संख्या में अगर पूछा जाए तो टोटल अभी आपका 450 से भी अधिक अनुच्छेद है। 450 से भी अधिक अनुच्छेद भारत के संविधान में शामिल है, जिसे 22 भागों में बांट करके 22 भागों में बांट करके क्या किया गया है, 22 भागों में बांट करके इसको अलग अलग अनुच्छेदों में बांट दिया गया, जो कि 22 भाग हम कल बता दिए थे, अनुसूची भी हम आपको बता दिए थे। तो अब इसी में हमें देखना है कि इसको अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद सबसे पहले अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहला अनुच्छेद है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? जब भारतीय संविधान का आप पहला अनुच्छेद पढ़िएगा तो अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत संघ का क्या नाम होगा, भारत संघ का क्या नाम होगा, और साथ साथ संघ का नाम और इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करती है। भारत संघ का क्या नाम होगा, नाम और क्षेत्र की चर्चा आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1 इसकी चर्चा करती है। इसके अलावा अनुच्छेद 2 पर जाइएगा तो अनुच्छेद 2 कहता है आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर कोई नया राज्यों का अगर प्रवेश आपको भारत में करवाना है, मतलब कोई विदेशी देश जैसे पाकिस्तान को भारत में मिलाना है, अनुच्छेद 2 के तहत आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रवेश दिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 पर जाइएगा तो आर्टिकल 3 आपका ये कहता है कि नया राज्य का निर्माण कैसे होगा, मौजूद राज्यों के क्षेत्रफल में आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, सीमा या नाम में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। मतलब भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मान लीजिए बिहार को तोड़ करके एक अलग राज्य हमें मिथिला बनाना है, मिथिला राज्य, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा। इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, 3 के तहत होगा। या बिहार का नाम बदल करके मिथिला प्रदेश करना है, अंग प्रदेश करना है, ये भी आपका अनुच्छेद 3 के तहत होगा। यही अनुच्छेद 3 है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 ये क्या कहता है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने में आपको जो नागरिकता मिली, संविधान जब शुरू हुआ, संविधान आपका कब लागू हुआ है, संविधान आपका कब लागू हुआ, 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू हुआ तो उसी समय से आपको क्या मिल जाएगा, भारत का नागरिकता मिल जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 5 क्या करता है, बात कहता है, अनुच्छेद 5। इसके अलावा आगे जाइएगा, एक अनुच्छेद आपका इंपोर्टेंट में अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 14। जब भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 को पढ़िएगा तो 14 आपका ये कहता है कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून जो है, लॉ है, लॉ के सामने, कानून के सामने सभी लोग बराबर है, अमीर हैं, गरीब हैं, हैंडीकैप हैं, विकलांग हैं। इसके अलावा आप कोई भी है, अंबानी परिवार से, अडानी परिवार से, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या गरीब किसान मजदूर हैं, विधायक। अनुच्छेद 14 सीधे बोलता है कानून के आगे कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी लोग बराबर होगा। इसलिए देखते हैं अच्छा रुपा पैसा वाला को जेल में ठूस दिया जाता है, कानून के सामने कोई आप नहीं है। कानून कह रहा है जेल तो जेल होकर के रहेगा। अगर ऐसा नहीं रहता तो अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं होता, अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं होता। तो 50 के बाद जिस देश का संविधान बना होगा वो देश कुछ कुछ प्रावधान लिया होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में। अनुच्छेद 14 देख लिए। इसके बाद अनुच्छेद 15 का बात कीजिएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। आप हिंदू हैं, ठीक है, आप मुस्लिम हैं, ठीक है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कुछ भी हैं, आपके साथ कोई भी भारत में भेदभाव नहीं कर सकता, आपको समान अधिकार प्राप्त रहेगा। आप कोई भी जाति से हैं, यादव हैं, ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, जुल्हा हैं, तांती हैं, ततमा हैं, पासवान हैं, किसी भी जाति से आते हैं, रविदास से आते हैं, मुसहर परिवार से आते हैं, कोई भी परिवार से आते हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप जिस भी नस्ल के हैं आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप पुरुष हैं, महिला हैं, या आप ट्रांसजेंडर हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी में आते हैं जिसे हिजरा कौम कहा जाता है, फिर भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और उल्टा आपको आरक्षण मिलेगा। हमारे संविधान में रिजर्वेशन का बात किया गया है। सीधे अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, स्थान या जन्म स्थान आपका बिहार में जन्म हुआ है, आप रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, आप झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या कहीं भी रह रहे हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद
अनुच्छेद 15 से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 15 से आगे अनुच्छेद 16, जब अनुच्छेद 16 को आप पढ़िएगा, अनुच्छेद 16 ये कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामला में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी जो निकलता है, सरकारी फॉर्म जो निकलता है, आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरते होंगे, बिहार दरोगा का फॉर्म भरते होंगे, क्या उसमें कहा जाता है कि हिंदू भरेगा मुस्लिम नहीं भरेगा, ऊंचा जाति का भरेगा नीचा जाति का नहीं भरेगा, महिला भरेगी पुरुष नहीं भरेगा, या ट्रांसजेंडर नहीं भर सकता है? ऐसा है? नहीं है। अनुच्छेद 16 सीधे कहता है लोक नियोजन में समानता, भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत का अंत करता है। आप किसी जगह भोज खाने के लिए गए, कोई आपके साथ, आप उच्च जाति के हैं, कोई निम्न जाति का लोग, कोई महादलित का लोग आपके साथ बैठ के आप बोलिएगा हम भोज नहीं खाएंगे, मारेगा प्राक लपर मुंह में सोच कर देगा, केस हो जाएगा, आपको केस होगा तो बेल नहीं मिलेगा। छुआछूत का भावना खत्म हो चुका है, ये आपका अनुच्छेद 17 में कहा गया। इसके बाद अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। कोई भी व्यक्ति देखते होंगे कहेगा कि मैं फलना जाति से हूं, फलना उपाधि लेकर के रहूंगा, हम ये हैं वो हैं ऐसे हैं वैसे हैं, कोई नहीं ले सकता है। उपाधि का अंत किया गया, सभी लोग क्या है, एक समान है। आप वाईटी पर बैच की तरह पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब देखिए पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि कुछ वो बोल करके पैसा कमा करके ठग करके चल जाएंगे। पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा एक्चुअल में देंगे। ये थोड़ी है कि आधा यूट्यूब पर पढ़ाएंगे आधा एप्लीकेशन पर, नहीं, जो भी पढ़ाएंगे ईमानदारी से पढ़ाएंगे। तो ये उपाधि का उन्मूलन का बात कीजिएगा, उपाधि का उन्मूलन ये भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद 19, जब आप अनुच्छेद 19 को देखते हैं, 19 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बात करता है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 19 में केवल अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आजादी, केवल बोलने की आजादी ही नहीं है, बल्कि बोलने का आजादी, चुप रहने का आजादी, सभा करने का आजादी, संगठन बनाने का आजादी, भारत भ्रमण करने का आजादी, ये सब आजादी आपका अनुच्छेद 19 में दिया गया है। सिंपल इसमें याद रखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और बाकी हमारे डिटेल्स नोट्स में दिया गया। ये स्टैटिक क्लास है, उतना डीप में जाकर के नहीं बता सकते। आप भी हमारी बातों को, हमारी भावना को समझ रहे होंगे। अनुच्छेद 19 के बाद आगे बढ़िएगा तो आगे आपका अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जब आप कोई अपराध कीजिएगा, आपसे कोई अपराध होगा, चोरी किए, मारपीट किए, मर्डर किए, उस स्थिति में आपके साथ कुछ आपका अधिकार रहेगा, आप अपना वकील रख सकते हैं, 24 घंटा के अंदर आपको जज साहब के पास लेकर के जाएगा। मतलब आपको जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का प्राप्त है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा अनुच्छेद 21 में जाइएगा, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। आप सही अपना जीवन जिए, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, इंटरनेट मोबाइल में चलाते हैं वो आपका जीवन का भाग है, आपका मौलिक अधिकार है, मोबाइल में नेट होना चाहिए ताकि मैं रील्स स्क्रॉल कर सकूं, बढ़िया बढ़िया नचनिया का रील्स देख सकूं। आप ब्याह कर सकते हैं, आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, अनुच्छेद 21 से आप ब्याह कर लीजिए। आपका बॉयफ्रेंड है, ब्याह करना चाहते हैं, पसंद है, लड़का होनहार है, आपको खिला पिला सकता है, बढ़िया से रख सकता है, इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, ब्याह कर लीजिए अनुच्छेद 21 का प्रयोग करके। ये सभी बातों का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में है। इसके बाद एक है अनुच्छेद 21 का एक, अनुच्छेद 21 का एक क्लाउज ए। क्लाउज ए क्या कहता है? ये कहता है कि 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के जितना भी बच्चा होगा वो सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा बिल्कुल फ्री मिलेगा, पैसा नहीं लगेगा। ऊपर से सरकार आपको पैसा देता है। साइकिल चढ़ने के लिए पैसा लिए है ना, हम लिए हैं। पोशाक के लिए पैसा लिए ना, कैश में हम लिए हुए हैं पोशाक के लिए। मध्याह्न भोजन खाए ना खाए हैं, यही आपका अनुच्छेद 21 का क्लाउज एक कहता है। 21 का क्लाउज एक कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में जाइएगा तो अनुच्छेद 22 आपका कुछ मामला में गिरफ्तारी और हिरासत से आपको सुरक्षा देता है। जाइए अरेस्ट वारंट आप अपना मांग लीजिए, आएगा गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट मांग लीजिए, ये आपका अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में जाइएगा तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। मतलब देखते हैं ना आजकल लड़की लोग को क्या किया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, किडनैप करके उसको बेच दिया जाता है, रेड लाइट एरिया में सेक्स रैकेट के धंधा में जबरन धकेल दिया जाता है, उसे जबरदस्ती देह व्यापार करवाया जाता है, मानव तस्करी खरीद बिक्री लड़कियों का किया जाता है। ये आपका अनुच्छेद 23 में आ जाता है। अगर ऐसा कोई मामला है तो सीधे 23 के तहत केस कीजिए। जबरन जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है। आपका मन होगा तभी आप काम कीजिएगा, आपका मन नहीं होगा तो आपका बाप भी आपको काम नहीं करवा सकता। आपसे केस कर दीजिए, अपने पिताजी के खिलाफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में जाइएगा, 24 आपका जो है कारखाना आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब किसी को कोयला खदान में बच्चा को काम करवाइएगा, होटल में बर्तन मलवाइएगा,
14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर ये सब काम आप करवाते हैं तो अनुच्छेद 24 के तहत आप पर केस हो जाएगा, आप पर केस हो जाएगा। ये बातें आपका अनुच्छेद 24 कहता है। आगे बढ़िएगा तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 आपका अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने आत्मा में, आप अपने मन में किसको मान रहे हैं? क्या पता कोई लड़की, कोई लड़की नहीं, कोई लड़का भगवान विष्णु, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी का पूजा ना करे, तो आपको अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, आप जिसको मानना है मानिए। आप मिट्टी का पूजा कीजिए ना, आप पंखे का पूजा कीजिए ना, कोई आपको नहीं रोकेगा। जिसको पूजा करना अंतरात्मा में आप मान सकते हैं। साथ ही साथ धर्म, जो भी धर्म आपको मानना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मान सकते हैं। भारत में सब धर्म मानने का आजादी है और उसका पालन करने, साथ ही साथ अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू का प्रचार कर सकते हैं। आपके पास अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप प्रचार कर सकते हैं। चंदन भाई आप तो टाइपिंग करते। अनुच्छेद 29 में जाइएगा, आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 को जब पढ़िएगा, 29 29 को पढ़िएगा तो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करता है। और अल्पसंख्यक किसको कहा गया? हिंदू को छोड़कर के भारत में सब धर्म के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदू को छोड़कर के सभी धर्म अल्पसंख्यक है, उसी के हितों की सुरक्षा आपका अनुच्छेद 29 में किया गया। और अनुच्छेद 32 आपका इंपोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब जितना भी अनुच्छेद 12 से 35 तक में आपका मौलिक अधिकार दिया गया है। आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो भी मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, कोई भी मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, आप अपने मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे जाइए सुप्रीम कोर्ट, बोलिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाएगा। इसके साथ आगे बढ़िएगा, अनुच्छेद 39 डीपीएसपी का पार्ट है। इसमें कहा गया कि राज्य के द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ नीतिगत सिद्धांत हैं। मतलब राज्य क्या करेगा? राज्य मतलब बिहार हो गया, बिहार के अलावा अगर बिहार राज्य का बात कीजिएगा तो भारत को भी ले सकते हैं। ओवरऑल भारत को ले लीजिए ना, भारत के द्वारा अलग अलग नीति का पालन जो किया जाएगा, इसकी चर्चा आपका अनुच्छेद 39 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 39 का 1 में जाइएगा तो 39 का 1 कहता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। आपके साथ न्याय में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, समान न्याय किया जाएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी सहायता किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। कानूनी सहायता आप फ्री में ले सकते हैं, कानूनी सहायता फ्री में ले सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 40 में जाइएगा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का बात करता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में ग्राम पंचायत को स्थापित करना है तो ये ग्राम पंचायत को जो स्थापित किया जाएगा किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। ग्राम पंचायत की स्थापना का चर्चा अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में 40 समझे? तो अनुच्छेद 40 के तहत आपका क्या होता है? ग्राम पंचायत का गठन। इसके बाद अनुच्छेद 41 में जाइएगा, 41 ये कुछ मामला में काम करना, शिक्षा प्राप्त करना और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। कुछ मामला में आपको काम करने का अधिकार देगा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देगा और सार्वजनिक मामला में आप सहायता ले सकते हैं। इसके बाद एक अनुच्छेद है आपका 43 का बी, अनुच्छेद 43 का बी। जब आप अनुच्छेद 43 के बी को पढ़ते हैं, डेली 9:30 बजे जुड़िए। आज आपका स्टैटिक का क्लास हुआ तो कल करंट अफेयर चलेगा, फिर कल करंट होगा तो परसों स्टैटिक का क्लास चलेगा। कल पता है हमारी भांजी आ रही है हमारे पास पटना, हमारी अनुच्छेद 43 के बी का बात कीजिएगा, 43 के बी का अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 43 का बी कहता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, सहकारी समिति को प्रोत्साहन देना, सहकारी समिति को प्रोत्साहन देगा। इसके बाद अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, सबके लिए यूसीसी लागू करना, सिविल यूनियन कोड, सॉरी यूनियन सिविल कोड, यूसीसी यूनियन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये आपका अनुच्छेद 44 में वर्णित है, अनुच्छेद 44 में वर्णित है, अनुच्छेद 44 में वर्णित है। इसके साथ साथ आगे बढ़िएगा तो आगे आपका अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 45 आपका बाल्यावस्था, 6 साल से लेकर के 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अब 6 साल से कम उम्र को बोलिएगा बच्चा को शिक्षा मिलता नहीं है। आप लोगों के गाँव में होगा आंगनबाड़ी, कौन कौन गए आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी हम गए थे, वहां पर आंगनबाड़ी में दीदी जी कहते थे, दीदी जी हमको दो मुन्ना कौन सी कहता था, 2 बूंद दवा पोलियो हवा, 2 बूंद दवा पोलियो हवा रस आ जाता है। आंगनबाड़ी सेंटर पर मिलता था, हमको खिचड़ी मिलता था,
ये सब आंगनबाड़ी गए थे, तो वही आंगनबाड़ी का चर्चा अनुच्छेद 45 में। इसके बाद एक अनुच्छेद है आपका 48 का ए, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत लोग मात खाता है, 48 का ए में आपका पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा का चर्चा है। एक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है 51 के क में, उसमें सुरक्षा और इसमें कर्तव्य का चर्चा होगा, कर्तव्य लिखा हुआ रहेगा, कर्तव्य रहेगा तो वो चल जाएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में। आगे अनुच्छेद 50 को पढ़िएगा तो इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या किया गया है, पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका एकदम अलग होती है। और इसके अलावा एक है आपका अनुच्छेद 51, ये जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाता है, इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का काम करता है। ये था आपका डीपीएस का एक। 51 का बात कीजिएगा तो 51 का एक ये आपका मौलिक कर्तव्य का बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का बात करता है। हमारा टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, कितना 11 मौलिक कर्तव्य है, और बैच में हम आपको पूरा का पूरा मौलिक कर्तव्य बताए हुए हैं। इसके अलावा आगे जाइएगा तो आगे आपका अनुच्छेद 52 क्या कहता है। जब आप अनुच्छेद 52 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 52 आपको जो है सबसे पहले अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 52। इसके अलावा अनुच्छेद 55 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या होगी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, अनुच्छेद 55 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 57 पुनः चुनाव के लिए पात्रता, मतलब एक बार जो राष्ट्रपति बन गया है वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, फिर बन सकता है, अनलिमिटेड टाइम तक चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, ये आपका अनुच्छेद 57 कहता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता, राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए, इस बातों की चर्चा आपका अनुच्छेद 58 करता है। भारत का नागरिक आपका उम्र 35 साल होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, ये सब आपका अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 60 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा किसमें है, राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 61 इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, महाभियोग मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, राष्ट्रपति को उसके पद से उसको हटाना, राष्ट्रपति को उसके पद से उसको हटाना, इसकी चर्चा आपको किसमें है, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में। पकानिको का द्वियोदशम जो आप बोल रहे ट्रिक बहुत अच्छा है, उसे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66 क्या कहता है, यह उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 के बाद आगे बढ़िएगा तो एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 आपका जो है अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी कि अन्य इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 70 में है, अनुच्छेद 70 में है। इसके बाद अनुच्छेद 72 क्या कहता है, अनुच्छेद 72 जब आप आर्टिकल 72 को पढ़िएगा तो 72 जो है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान देने आदि तथा कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने का अधिकार देता है। मतलब राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है, क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। इसके बाद अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका का विस्तार, संघ की कार्यपालिका का विस्तार, ये आपका अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, 74 क्या कहता है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करेगी। मंत्री परिषद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या करेगा, राष्ट्रपति को हेल्प करेगा, राष्ट्रपति को हेल्प करेगा, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के क्या बनाएगा, संसद बनाएगा, क्या बनाएगा, संसद, यानी सलाह, ये जो हेल्प करता है, इसकी बात आपका अनुच्छेद 74 में है, अनुच्छेद 74 में 74। इसके बाद 75 का क्लाउज 1, 75 का क्लाउज 1, 75 का क्लाउज 1 क्या कहता है, 75 का क्लाउज 1 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी प्रधानमंत्री के पद की चर्चा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा ये आपका 75 के क्लाउज 1 में है। और जो अन्य मंत्री होता है, चाहे गृह मंत्री हो, खेल मंत्री हो, रोजगार मंत्री हो, इसके अलावा विदेश मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, जो भी मंत्री होता है वो सभी मंत्रियों की चर्चा आपका 75 के क्लाउज 1 में ही है, 75 के क्लाउज 1 में ही है। आगे आपका अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में क्या है, तो अब अनुच्छेद 76 को देखते हैं। अनुच्छेद 76, 76 को जब आप देखते हैं तो 76 आपका भारत के अटॉर्नी जनरल, मतलब भारत सरकार का वकील, भारत सरकार का वकील, भारत सरकार के वकील के बारे में बताता है। भारत सरकार पर अगर कोई केस करेगा, भारत सरकार पर अगर कोई केस करेगा तो भारत सरकार की तरफ से केस कौन लड़ेगा, तो भारत सरकार की तरफ से केस लड़ेगा अटॉर्नी जनरल। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 79 में जाइएगा तो अनुच्छेद 79 आपका संसद के गठन का बात करता है, संसद का गठन का बात आपका अनुच्छेद 79 करता है। अनुच्छेद 80 में जाइएगा, 80 आपका जो है राज्यसभा, राज्यों की परिषद की संरचना का बात करता है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा का चर्चा है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा है। अनुच्छेद 81 में क्या, 81 जनता के सदन की संरचना यानी लोकसभा, 80 में राज्यसभा,
80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 80 राज्यसभा, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 81 लोकसभा। इसके बाद 83 का क्लाउज 1 को जब पढ़िएगा, अनुच्छेद 83 के क्लाउज 1 को, 83 का क्लाउज 1 ये कहता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, मतलब राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी भंग नहीं होगा, कभी भी भंग नहीं होगा। ए जी 76 में, हाँ जी 76 में। 83 का क्लाउज 1 ये कहता है कि राज्यसभा कभी भी आपका जो है ये खत्म नहीं होगा, यह एक अस्थायी सदन है। 84 को जब पढ़िएगा, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का बात करता है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का बात करता है। संसद का अगर सदस्य बनना है तो आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। 85 को पढ़िएगा तो 85 संसद के सत्र यानी सेशन, 17 और विघटन का बात करता है, मतलब संसद के सत्र को बुलाना या उसको रोकना, खत्म करना, समाप्त करना, सब आपका 85 में है। इसके बाद अनुच्छेद 100 के क्लाउज 1 में आइएगा, अनुच्छेद 100 के क्लाउज 1 में आइएगा तो अनुच्छेद 100 का क्लाउज 1, अनुच्छेद 100 का क्लाउज 1 लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग बराबर होने की स्थिति में, मतलब मान लीजिएगा कि कोई विधेयक चल रहा है, कोई विधेयक चल रहा है और उसमें सदन में क्या है, उपस्थित सदस्य बहुमत से अपना क्या किया, मतदान किया, लेकिन बहुमत में क्या हुआ, पक्ष में 500 परा, पक्ष में 200 परा, विपक्ष में 200 परा, ये आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब स्थिति में बराबर होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत जो डालेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष डालेगा, और इसी की चर्चा आपका अनुच्छेद 100 के क्लाउज 1 में, 100 के क्लाउज 1 में है। आगे यहाँ